नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ प्राइम सस्पेक्ट नॉवल का पार्ट 9। इसके बाकी के 8 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं प्राइम सस्पेक्ट नॉवल का पार्ट 9। ऐसी और कितनी बातें नज़रअंदाज कर चुके हैं आप इस नतीजे पर पहुंचने में कि लालचंद हिरवानी का कत्ल शांता मेहता ने किया है। खामखा पसरने की कोशिश मत करो, प्रभुदयाल झिड़की भरे स्वर में बोला। और ऐसी कोई बात नहीं। अलार्म घड़ी के बारे में क्या ख्याल है? उसे क्या हुआ? उस पर 5:30 बजे का अलार्म लगा मिला था। हाँ, घड़ी पलंग के सिरहाने पड़ी एक मेज़ पर रखी थी। अलार्म क्लॉक सिरहाने ही रखी जाती है। क्यों, फासले पर क्यों नहीं? अरे पागल हुए हो? घड़ी फासले पर होगी तो सोने वाले के जाग जाने के बाद अलार्म बंद करने के लिए उसका हाथ घड़ी तक कैसे पहुंचेगा? तो ये वजह होती है अलार्म घड़ी को सिरहाने रख के सोने की। बच्चा भी जानता है। सुबह 5:30 बजे अलार्म बजने पर मकतूल ने भी यही किया होगा, जो ऐसे मौके पर हर सो के जागने वाला करता है। जाहिर है अपने बजते अलार्म को बंद किया होगा। हाँ, कैसे? घड़ी पर एक बटन होता है, उसे दबाने से अलार्म बंद हो जाता है और वापस खींचने से वो चालू हो जाता है। मकतूल की घड़ी में वो बटन आपको दबा हुआ मिला था। प्रभुदयाल कृपाराम का मुंह देखने लगा। कृपाराम का सिर इंकार में हिला। तो क्या हुआ? प्रभुदयाल बोला। अलार्म की चाबी तो खत्म पाई गई थी। चाबी खत्म हो जाने पर अलार्म तो खुद ही खामोश हो गया होगा, फिर बटन दबाना क्या ज़रूरी था? यूं चाबी कैसे ख़त्म होगी? जब अलार्म बजता रहेगा तो चाबी खत्म ही होगी। वो हिरवानी घोड़े बेचकर सोता होगा, यानी कि वो अलार्म मकतूल को जगाने में कामयाब नहीं हुआ होगा। जागा तो वो होगा अलार्म सुनकर। हाँ, और जागते ही हाथ बढ़ाकर सिरहाने रखी घड़ी का उसने अलार्म बंद किया होगा। घड़ी इसलिए सिरहाने रखी जाती है, बच्चा भी जानता है। अभी आपने फरमाया था। जागा तो वो ज़रूर था, प्रभुदयाल झुंझलाकर बोला। अब पता नहीं क्यों उसने अलार्म बंद नहीं किया। उसने उठ के अलार्म बंद किया या बजता छोड़ दिया, ये कोई अहम बात नहीं। यानी कि ये भी नज़रअंदाज कर दिए जाने लायक बात है, आतिशदान के लट्ठों वाली बात की तरह। हाँ, और अभी आप फरमा रहे थे कि मैं खामखा पसरने की कोशिश न करूं। ऐसी और कोई बात नहीं थी? अरे क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? आदमी ने कभी तो जागना ही होता है। वो अलार्म सुनकर नहीं जागा होगा, फिर थोड़ी देर बाद इस एहसास के साथ कि वो सोता ही रह गया था, वो हड़बड़ा के उठ खड़ा हुआ होगा। इतनी सी तो बात है ये। यूँ देर से उठे आदमी को तो घर से रवाना होने की और भी जल्दी रही होगी। कॉटेज से निकलने से पहले उसने सिर्फ उन्हीं कामों को अंजाम दिया होगा जो कि इंतहाई ज़रूरी थे। जाहिर है, तभी तो मैंने कहा कि आतिशदान में लट्ठे उसने फिशिंग के लिए रवाना होते वक्त नहीं, फिशिंग से लौटकर चुने होंगे। ऑल राइट, अब ज़रा ये तस्वीर लीजिए। सुनील ने जेब से निकालकर वो तस्वीर प्रभुदयाल के सामने रखी, जिसमें मकतूल के कॉटेज के कमरे का वो हिस्सा दिखाई दे रहा था जहाँ की उसका पलंग बिछा हुआ था, और जिसमें पलंग पर सैटिन की सिलवट रहित बेदाग सफ़ेद चादर बिछी दिखाई दे रही थी, और जिसके सिरहाने रखे 2 तकियों के गिलाफ भी ऐन उसी प्रकार के थे। क्या देखूँ इसमें? प्रभुदयाल बोला। आपको बिस्तर में कोई खासियत दिखाई नहीं देती? भाई चादर नहीं है, तकियों के गिलाफ नए हैं, और क्या नए हैं? ये क्या सवाल हुआ? चादर पर कोई सिलवट नहीं, एकदम नई नकोर है वो। आपको लगता है कि इस बिस्तर पर से कोई सोकर उठा होगा? प्रभुदयाल सोचने लगा। मकतूल के साहबजादे का कहना है, सुनील बड़े अर्थपूर्ण स्वर में बोला, कि बुजुर्गवार ऐसे बिस्तर पर नहीं सोते थे जिसकी चादर और तकियों के गिलाफ रोज ना बदले जाएं। हो सकता है कॉटेज में दर्जनों की तादाद में सफ़ेद सैटिन की बेशकीमती चादरें और तकियों के गिलाफ मौजूद थे। ऊपर से घटनास्थल से झेरी के एक ड्राई क्लीनर की रसीद बरामद हुई है, जिससे जाहिर होता है कि 5 तारीख को वो 3 चादरें और 6 गिलाफ उस लॉन्ड्री पर धुलने के लिए जमा करा के आया था। वेरी गुड। तो आप मानते हैं कि तस्वीर में पलंग पर नई चादर बिछी दिखाई दे रही है, सिरहानों पर नए गिलाफ चढ़े दिखाई दे रहे हैं। इसमें ना मानने वाली क्या बात है? यानी कि ये आराम फरमाने के लिए तैयार पलंग की तस्वीर है। जाहिर तो है, लेकिन इस तस्वीर में पलंग की हालत तो ऐसी दिखाई देनी चाहिए थी जैसे कोई उस पर से सोकर उठा हो। तो क्या हुआ? मकतूल ने उठने के बाद पलंग की चादर बदल दी होगी, सिरहाने के गिलाफ उतारकर नए चढ़ा दिए होंगे। ऐसा था तो ब्रेकफास्ट के झूठे बर्तन भी धोकर जाता। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी तो आप इस बात की हामी भर के हटे हैं कि मकतूल ने, जो कि अलार्म से उठ नहीं पाया था, जो कि लेट उठा था, सिर्फ उन्हीं कामों को अंजाम दिया होगा जो कि इंतहाई ज़रूरी थे।
अगली रात के लिए सुबह सवेरे उठते ही पलंग की चादर, तकियों के गिलाफ बदलने लग जाने को आप इंतहाई ज़रूरी काम का दर्जा देते हैं? भाई, एक पलंग पर नई चादर बिछाने में और 2 तकियों के गिलाफ बदलने में वक्त ही कितना लगता है? सवाल वक्त का नहीं, सवाल उस वक्त में किए गए काम की ज़रूरत का है। वो कोई खास खपती आदमी होगा, जिस काम की धुन उसे लग जाती होगी उसे किए बिना वो मानता नहीं होगा। आखिर वो एक खुदमुख्तार आदमी था। ज़रूरी थी या नहीं थी? उस खुदमुख्तार आदमी के मन में धुन आई कि पलंग पर नई चादर बिछा के जाऊंगा, तकियों के गिलाफ बदल के जाऊंगा, सो उसने ये काम कर दिए। जाहिर है, जबकि वो खास ट्राउट फिशिंग के लिए वहां आया था और नदी पर औरों से पहले पहुंचने की उसे जल्दी थी। हाँ, बड़े ढीठ हो यार, बको मत। बकना बंद कर देता हूँ, लेकिन बोलना बंद नहीं करूँगा। अब क्या कहना चाहते हो? बात चाहे हजम होने वाली नहीं, लेकिन चलो फिर भी माना कि उस शख्स ने, जो कि कदरन देर से उठा था, जिसे ट्राउट फिशिंग के लिए नदी पर पहुंचने की जल्दी थी, सुबह सवेरे पलंग की चादर और तकियों के गिलाफ बदलने का इंतहाई गैर ज़रूरी काम किया। तो जो चादर पलंग से हटी, जो गिलाफ तकिए से उतरे, वो कहाँ है? प्रभुदयाल सक पकाया। ऐसी कोई चादर, ऐसे कोई गिलाफ आपको घटनास्थल पर पड़े मिले? प्रभुदयाल ने कृपाराम की ओर देखा। तत्काल कृपाराम का सिर इनकार में हिला। वो, प्रभुदयाल बोला, उन चादर गिलाफों में होंगे जो मकतूल लॉन्ड्री पर जमा करा के आया था। माई बाप, सुनील बोला, ऐसी बातें मत करो कि मेरी आपकी काबिलियत से निष्ठा उठ जाए। क्या बकते हो? 5 तारीख को लॉन्ड्री पर जमा कराए कपड़ों में 6 तारीख की सुबह के बिस्तर पर से हटे कपड़े भला कैसे शामिल हो जाएंगे? प्रभुदयाल से जवाब देते ना बना। हो भी जाएं तो उस सूरत में 4 चादरें और 8 गिलाफ लॉन्ड्री में पहुंचे होने चाहिए थे। 1 चादर और 2 गिलाफ वो 6 तारीख की लॉन्ड्री में दे के आया होगा। फिर प्रभुदयाल जिद भरे स्वर में बोला, किस वक्त? जाहिर है कि फिशिंग से लौटने के बाद। फिर तो वो ज़रूर 10 बजे लौट आया होगा, क्योंकि यहाँ से झेरी जाके वापस लौटने में आधा पौना घंटा तो लगता ही है। हो सकता है वो 10 बजे ही लौटा हो, और लौटते ही उसे जो सबसे ज़रूरी काम लगा वो ये था कि वो वहाँ से 5 मील दूर झेरी जाकर सिर्फ 1 चादर और 2 गिलाफ लॉन्ड्री में धुलने दे आए। मैंने कहा ना, वो खपती आदमी रहा होगा, लेकिन मूर्ख भी रहा होगा। ये तो आपने नहीं कहा। 56 साल के उम्र दराज आदमी को, जो सवेरे 5 बजे सो के उठा हुआ था और फिशिंग के लिए घंटों नदी किनारे बैठा रहा था, वापस लौटकर तनिक आराम करना ना सूझा। उन मछलियों को साफ करके मसाला लगाकर खाने लायक बनाना ना सूझा। उसे सूझा लपक के झेरी जाना, 1 चादर और 2 गिलाफ धुलने के लिए वहाँ लॉन्ड्री में जमा करा के आना। जबकि अभी आपने खुद फरमाया कि वैसी चादरें और गिलाफ दर्जनों की तादाद में कॉटेज में मौजूद थे। जनाब, ये बात आपके यकीन में आती है? डज दिस स्टैंड टू रीज़न? प्रभुदयाल खामोश रहा। चलिए फ़र्ज़ कर लीजिए कि उसने ऐसा भी किया। फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये बात भी उन बातों के खाते में डालने लायक है जिनको बकौल आपके नज़रअंदाज करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। ना ज़रूरी होते हुए भी 1 चादर और 2 गिलाफ वो लॉन्ड्री में जमा कराने गया। गुड। अब ये बताइए कि लॉन्ड्री की 6 तारीख की रसीद कहाँ है, जो कि मकतूल को उन कपड़ों की एवज़ में मिली होगी? प्रभुदयाल ने कृपाराम की तरफ देखा। रसीद तो, कृपाराम बोला, एक ही बरामद हुई है। दूसरी क्यों नहीं हुई? सुनील बोला, ऐसी दोनों रसीदें तो एक साथ ही एक ही जगह होनी चाहिए थी। जहाँ पहली रसीद थी वहीं दूसरी होनी चाहिए थी। वो रसीद उसने लापरवाही से इधर उधर गिरा दी होगी। लापरवाही से? कृपाराम जी, अभी जिस शख्स को आपका आला अफसर बहुत सलीके वाला करार दे के हटा है, वो अब लापरवाह कैसे हो गया? वो मामूली बात है। प्रभुदयाल भुनभुनाए स्वर में बोला, रसीद नहीं भी है तो लॉन्ड्री से इस बाबत पूछताछ की जा सकती है, जो कि आप करेंगे। खबरदार, मुझे मेरा धंधा सिखाने की कोशिश मत करो। नेवर नेवर सर। आप मौका वारदात से बरामद हुई अलार्म घड़ी को चाबी देकर तजुर्बा करने वाले थे कि वो घड़ी एक बार की भरी चाबी से कितनी देर चलती थी। हाँ, चाबी दिए जाने के बाद वो 32 घंटे 20 मिनट चलती थी, यानी कि उसमें मकतूल के चाबी भरने के 32 घंटे 20 मिनट बाद वो रुकी थी। हाँ, और वो घड़ी 2:47 पर रुकी पाई गई थी। हाँ, यानी कि मकतूल ने उसमें 6:30 बजे के आसपास चाबी भरी होगी। प्रभुदयाल कुछ क्षण मन ही मन हिसाब लगाता रहा और फिर बोला, हाँ, 6:30 बजे सुबह या 6:30 बजे शाम। सुबह क्यों नहीं? पागल हो? चाबी उसने शाम को अलार्म लगाते वक्त भरी होगी। ऐसा ही होता है हमेशा। जब लोग अलार्म लगाने के लिए अलार्म की चाबी भरते हैं तो दूसरी चाबी भी भर देते हैं। ऐसा ही होता है हमेशा। उसने अगर सुबह चाबी भरी होगी तो शाम को दोबारा भी ज़रूर भरी होगी, अलार्म लगाते वक्त। हाँ, अब मैं आपकी तवज्जो इन जाली चेकों, सुनील ने प्रभुदयाल के सामने पड़े कल्याण सक्सेना से हासिल लिफाफे की ओर इशारा किया, की तरफ, और मकतूल के कॉटेज वाले टेलीफोन से हुई ट्रंक कॉल के उस रिकॉर्ड की ओर लाना चाहता हूँ, जो कि बंसल अभी आपके लिए मुहैया करके लाएगा, लेकिन जो मेरी जानकारी में पहले से है। क्या कहना चाहते हो? रिकॉर्ड से ये जाहिर होता है कि उस टेलीफोन से आखिरी कॉल सोमवार 5 नवंबर को शाम 4 बजे की गई थी, और वो कॉल
मकतूल ने कल्याण सक्सेना को इन जाली चेकों की बाबत की थी। उस कॉल में हिरवानी ने सक्सेना को खबर की थी कि उसने ऐसे एक और शख्स के हैंडराइटिंग के कुछ नमूने मुहैया किए थे जो कि उन चेकों का जालसाज हो सकता था, और उन नमूनों को वो फौरन डाक से सक्सेना के पास भेज रहा था। ये सक्सेना का खुद का बयान है जिसकी कि आप उससे तस्दीक कर सकते हैं। तो सक्सेना कहता है कि वैसे नमूनों वाली कोई चिट्ठी उसके पास नहीं पहुंची थी। जनाब, क्यों नहीं पहुंची थी? हिरवानी ने पोस्ट नहीं की होगी या पोस्ट करने नहीं दी गई होगी। क्या मतलब? चेकों की जालसाजी के मामले में ही हिरवानी को अपने साले विशाल सिंधे पर शक था। अगर वही जालसाज था तो उस चिट्ठी को पोस्ट होने से रोकना उससे सरासर अपेक्षित था, और ऐसा वो हिरवानी का कत्ल किए बिना कैसे कर सकता था? रिपोर्टर साहब, विशाल सिंधे हिरवानी का कातिल नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास कत्ल के वक्त की परफेक्ट एलिबाई है। तब वो बम्बई में था। तब कब? मंगलवार 6 तारीख सुबह 11 बजे, जो कि कत्ल का वक्त है। वो एलिबाई तभी किसी काम की है जबकि आप अपनी जिद पर अड़े रहे कि कत्ल मंगलवार 6 तारीख की सुबह 11 बजे हुआ था, जबकि हकीकत यह है कि आपके पास उपलब्ध एक भी दलील निर्विवाद रूप से ये साबित नहीं करती कि कत्ल एक दिन पहले 5 तारीख को नहीं हुआ था। 5 तारीख को? नामुमकिन। तुम्हें ये कितनी बार बताना पड़ेगा कि सुंदरबन में ट्राउट फिशिंग का सीजन 6 तारीख की सुबह से पहले शुरू नहीं होता। किचन में मौजूद मछलियां ये साबित करने के लिए काफ़ी थी कि कत्ल 6 तारीख को हुआ था। सुनील मुस्कुराया। माई बाप, वो बोला, मनाही का कोई नोटिस क्या कोई तोप होती है जो मना ना होने वाले पर चल जाती है? क्या मतलब? कहीं लिखा है कि फूल तोड़ना मना है तो क्या कोई वहां से फूल नहीं तोड़ता? शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध है, सब बाज आ जाते हैं। लाइसेंस बिना वाहन चलाना अपराध है, कोई ऐसा शख्स फिर भी वाहन चलाता है तो क्या उस पर बिजली गिर पड़ती है? ये सब नियमों की मामूली अवहेलनाएं हैं जो सैकड़ों हजारों की तादाद में रोज होती है। ऐसी एक अवहेलना जहाँ मछली पकड़ने की मनाही हो वहाँ मछली पकड़ना है। 6 तारीख को फिशिंग सीजन शुरू होने से पहले फिशिंग करना नियमों की एक मामूली अवहेलना है, जबकि कत्ल एक गंभीर अपराध है। जो शख्स कत्ल के अंजाम से नहीं डरा वो मछली पकड़ने के नियमों की अवहेलना के अंजाम से डर जाएगा? नदी में मछलियाँ कोई ओवरनाइट तो पैदा नहीं हो जाती। जो मछलियाँ वहाँ 6 तारीख को पकड़ने को उपलब्ध थी वो 5 तारीख को भी पकड़ी जा सकती थी। सीजन शुरू होने से पहले मछली पकड़ने की मनाही के नोटिस को मछली तो नहीं समझती। उसे तो नहीं मालूम कि 6 तारीख से पहले उसे नहीं फंसना। माई बाप, मौका वारदात पर 6 मछलियों की मौजूदगी पर ही पूरा दारोमदार है ना आपके इस नतीजे का कि कत्ल 6 तारीख को हुआ था। इस इकलौती गुमराह करने वाली बात से चिपके रहकर आप कई उन बातों को नज़रअंदाज किए जा रहे हैं जो पुकार पुकार कर कह रही हैं कि कत्ल सोमवार 5 तारीख को शाम 4 बजे के करीब हुआ था। कातिल को क्योंकि मालूम था कि उस बियाबान इलाके के उस तन्हा कॉटेज में पड़ी लाश तत्काल बरामद नहीं होने वाली थी, इसलिए उसने पुलिस को गुमराह करने का ये निहायत आसान सामान किया कि वो कत्ल कर चुकने के बाद मकतूल का ही फिशिंग का सामान लेकर नदी पर गया। उसने 6 मछलियां पकड़ी और उन्हें एक टोकरी में डालकर कॉटेज में वापस लाकर उसके किचन में रख दिया। अब आप बताइए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ हो सकता? प्रभुदयाल को जवाब न सूझा। गरीब परवर, इस केस से संबंधित जिन बातों को आप नज़रअंदाज किए जाने के काबिल करार देते हैं, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वही इस केस की सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। आप उन बातों को इसलिए नज़रअंदाज कर रहे हैं क्योंकि ये बात आपके जहन में घर कर चुकी है कि ये लड़की ही कातिल है। एक बार ये जिद त्याग के केस का तबसरा कीजिए। मुझे पूरा यकीन है आप जैसा आला दिमाग रखने वाला पुलिस अधिकारी चुटकियों में समझ जाएगा कि कातिल कौन है। ये आपकी जिद ही है जिसने आपको ये कहने पर मजबूर किया कि केस की तफ्तीश में ऐसी कोई बात सामने आ सकती है जिसकी प्रत्यक्ष में कोई वजह नहीं होती, जबकि हकीकत यह है कि कोई बात बेवजह नहीं होती, हर बात की कोई वजह होती है। इसलिए जिन बातों को आपने नज़रअंदाज किए जाने की किस्म का माना, उन्हीं को मैं आपके सामने दोहराता हूँ। सुनिए, आतिशदान में जो नए लट चुने दिखाई दे रहे थे वो 5 तारीख को दोपहर बाद किसी वक्त लेकिन 4 बजे से पहले चुने गए थे। वो जल इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि उनको जलाने लायक अभी ठंड नहीं हुई थी। खुद कृपाराम जी ने इस बात की तस्दीक की थी कि कॉटेज से धूप 4 बजे के बाद ही जानी शुरू होती थी। क्यों कृपाराम जी? कृपाराम ने सहमति में सिर हिलाया। 4 बजे, सुनील बोला। अभी आग जलाए जाने लायक ठंड नहीं हुई थी और जब तक ऐसी ठंड हुई थी तब तक कॉटेज के मालिक का कत्ल हो चुका था। पलंग पर नई नकोर चादर और नए गिलाफ इसलिए दिखाई दे रहे थे क्योंकि 5 तारीख की रात को हिरवानी को उस बिस्तर पर सोना नसीब नहीं हुआ था। घड़ी 2:47 पर इसलिए बंद हुई थी क्योंकि उसमें 33 घंटे 20 मिनट पहले यानी कि 5 तारीख शाम 6:30 बजे के करीब हत्यारे ने चाबी भरी थी। उसी ने उस पर 5:30 बजे का अलार्म लगाया था। मकतूल अगर वो अलार्म लगा के सोया होता तो उसने चाबी भी सोने के वक्त थी यानी कि तकरीबन रात 11 बजे भरी होती। उस सूरत घड़ी 7:15 के करीब खड़ी मिलती। उस घड़ी में अलार्म को बंद करने का बटन नहीं दबा हुआ था और वो पूरे का पूरा बज के बंद हुआ था।
ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस अलार्म की आवाज़ को सुनकर जागने वाला उस कॉटेज का स्वामी वहां मरा पड़ा था। हत्यारा मर्डर वेपन को, उस तमंचे को जंगल में किसी ऐसी जगह फेंकने की जगह जहां से कि वो कभी बरामद ना होता, इसलिए वहां फेंक गया था क्योंकि उस अनोखे हथियार की मौका वारदात से बरामदी से शक की सुई किसी और की तरफ सुनील ने शांता की ओर देखा घूम सकती थी। वो तमंचा हत्यारे के हाथ कैसे लगा? प्रभुदयाल बोला। वो वहीं कॉटेज में उपलब्ध होगा। हीरवानी को वहां जरूर ऐसा कुछ एहसास हुआ होगा कि उसकी जान को खतरा था, इसलिए मुनासिब हथियार का कोई इंतजाम हो जाने तक के लिए उसने म्यूजियम वाला वो तमंचा शांता से मांग लिया था, जिसके लिए गोलियां भी उसके कहने पर शांता ही खरीद कर लाई थी। गोलियों का पूरा डब्बा हीरवानी ने अपने पास रखने की कोशिश नहीं की थी। इससे लगता है कि उसे खतरे का अंदेशा ही था। उसे यकीन नहीं था कि उसके लिए उस हथियार के इस्तेमाल की वाकई कोई नौबत आने वाली थी। अगर ये बात पक्के तौर पर उसके दिल में बैठ चुकी होती कि वहाँ उसकी जान को खतरा था, तो या तो वो उस तना केबिन में रहता ही नहीं और या फिर अकेला ना रहता। हत्यारा वहाँ खाली हाथ गया होगा। वो ज़रूर वहाँ हथियार बन गया होगा, लेकिन वहाँ एक हथियार उपलब्ध पाकर उसे ये बेहतर लगा होगा कि वो कत्ल के लिए अपना हथियार ना इस्तेमाल करे। और हीरवानी ने कातिल को कॉटेज में दाखिल होने दिया। इससे ये सिद्ध होता है कि कातिल हीरवानी के लिए कोई अपरिचित नहीं था, वो उसका कोई जाना पहचाना बंदा था। तो तुम कहते हो कि हीरवानी का कत्ल 5 तारीख सोमवार शाम को 4 बजे के करीब हुआ था। मैं तो कहता हूँ गरीब नवाज, अब आप भी तो कहना शुरू कीजिए। जो शख्स शाम 4 बजे मर चुका था, वो रात 10 बजे एयरपोर्ट पर अपने सेक्रेटरी सचिन शुक्ला को फ़ोन से बम्बई रवाना हो जाने का निर्देश देने के लिए फ़ोन कैसे कर सकता था? जनाब, इतने आसान सवाल का जवाब देकर मैं आपकी काबिलियत की तौहीन नहीं करना चाहता। प्रभुदयाल के चेहरे ने तत्काल रंग बदला। हुजूर को सूझ गया लगता है कि सचिन शुक्ला ही कातिल है। उसे वो फ़ोन कॉल मरने वाला नहीं कर सकता था। उसने ऐसी कोई फ़ोन कॉल रिसीव नहीं की थी। उस फ़ोन कॉल की कहानी एकदम झूठी और सचिन शुक्ला की गढ़ी हुई है। तभी बंसल वहाँ पहुँचा। साहब, वो बोला, वो ट्रंक कॉल्स का रिकॉर्ड। उसे छोड़ो। प्रभुदयाल जल्दी से बोला, तुम फौरन राजनगर पहुँचो और जाकर लालचंद हीरवानी के सेक्रेटरी सचिन शुक्ला को अपने बॉस के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लो। यस सर। जीप तुम ले जाओ, मैं आ जाऊँगा किसी तरीके से। राइट सर। बंसल फौरन वहाँ से कूच कर गया। अगर, सुनील बोला, महकमे में फ़ोन कर लेते तो। अब बिल्कुल ही बच्चे मत पढ़ाओ यार, प्रभुदयाल चिल्ला कर बोला। फ़ोन भी करूँगा। फ़ोन पर राजनगर बात करने के लिए ट्रंक कॉल लगने में टाइम लगता है। ट्रंक कॉल भी लगाते हैं। कॉल पहले लग गई तो भी ठीक है, बंसल पहले पहुँच गया तो भी ठीक है। ओह, प्रभुदयाल ने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया। राजनगर में, सुनील बोला। सचिन शुक्ला कहाँ मिलेगा वो भी सुनील भाई मुल्तानी बता सकता है। प्रभुदयाल की भवें उठी। सुनील ने उसे बताया कि रमाकांत का एक आदमी साई की तरह उसके पीछे लगा हुआ था। हैरानी से सुनील को घूरता प्रभुदयाल फिर फ़ोन की ओर आकर्षित हुआ। चौकी में कॉफ़ी का दौर चल रहा था, जिसमें प्रभुदयाल, कृपाराम, सुनील और शांता के अलावा अब अर्जुन भी शामिल था। ज्ञानचंद नाम का कृपाराम का एक मातहत हवलदार शांता की रिलीज के कागज़ तैयार कर रहा था और प्रभुदयाल अपनी ट्रंक कॉल लगने का इंतजार कर रहा था। सूझा कैसे? एकाएक प्रभुदयाल बोला। क्या? कि मुजरिम शुक्ला था। कल्याण सक्सेना से जाली चेकों की दास्तान सुनने के बाद ही सूझा। हीरवानी की चेकबुक तक आसानी से पहुंच उसी की हो सकती थी। उसके बेटे अशोक की भी तो हो सकती थी, लेकिन मुझे ज़्यादा शक शुक्ला पर था, क्योंकि हीरवानी ने 20,000 की रकम तक के चेकों पर साइन करने की अथॉरिटी उसे दी हुई थी। वो ज़्यादा आसानी से इस जालसाजी को अंजाम दे सकता था। ऊपर से वो जानता था कि हीरवानी कई बार खुद चेक इशू करके उनकी बाबत भूल जाता था। इससे शुक्ला को ये होशियारी आई कि अव्वल तो जाली चेक हीरवानी की तवज्जो में ही नहीं आने वाले थे। आते तो वो यही समझता कि वो चेक उसी ने काटे थे। ओह, शुक्ला का ऐसी जालसाजी का लंबा प्रोजेक्ट था। ये बात इससे साबित होती थी कि उसने चेक की रकम लाखों में भरने की कोशिश नहीं की थी। उसका इरादा माल पीट कर फरार हो जाने का होता तो वो एक ही चेक खासी बड़ी रकम का भर लेता। लगता था कि वो तो धीरे धीरे मालिक का खून निचोड़ना चाहता था। निचोड़ तो ना पाया। इसलिए ना निचोड़ पाया क्योंकि मालिक उतना लापरवाह और भुलक्कड़ ना निकला जितना कि उसे समझ के शुक्ला ने वो ज़रूरत की थी। अभी उसने सिर्फ 3 चेक ही भुनाए थे कि जालसाजी हीरवानी की पकड़ में आ गई। और इस सारे केस में इस बात का बड़ा ढोल पीटता रहा था कि सोमवार 5 तारीख शाम को किसी बड़े खुफिया मिशन पर शुक्ला प्लेन से बम्बई गया था और अपने मालिक के निर्देश के इंतज़ार में वो घंटों एयरपोर्ट पर बैठा रहा था। उसने कोई कमर्शियल फ़्लाइट पकड़नी होती तो उसके एयरपोर्ट पर बैठे रहने की बात समझ में आ जाती थी। जब उसने कंपनी के प्लेन पर बम्बई जाना था तो क्यों नहीं वो विशाल सिंधे की तरह इत्मीनान से एयरपोर्ट के सामने ही मौजूद होटल के किसी कमरे में बैठकर उस कॉल का इंतज़ार कर सकता था। वास्तव में कॉल तो ऐसी कोई आनी ही नहीं थी। दोपहर बाद 1 बजे ही हीरवानी की कॉल के इंतज़ार में
एयरपोर्ट पर मौजूद रहने का स्टंट उसने इसलिए किया था क्योंकि उसने कत्ल के वक्त की अपने लिए एलिबाई गढ़नी थी, जो कि उसे विशाल शिंदे मुहैया कराता। शुक्ला कंपनी के प्लेन पर बम्बई जाने वाली कहानी फिट करके विशाल शिंदे के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचा होगा। वहां उसने विशाल शिंदे को ये पुड़िया दी कि वो एयरपोर्ट से फ्लाइट शेड्यूल क्लियर करा के होटल में चला जाए और वो खुद वहीं एयरपोर्ट पर बैठकर साहब की कॉल का इंतजार करता था, जिसके आ जाने पर वो उसे होटल से बुला के ला सकता था। विशाल शिंदे अपने लिए ऐसी सुविधा वाले इंतजाम से भला क्यों इनकार करता। यूं विशाल शिंदे की निगाहों में अपने आप को हीरवानी की कॉल के इंतजार में एयरपोर्ट पर बैठा स्थापित करके वो सुंदर बन गया, जहाँ की उसने हीरवानी का कत्ल किया और वापस आकर एयरपोर्ट पर बैठ गया। यूं आम इम्प्रेशन यही रहा कि वो और विशाल शिंदे दोनों हीरवानी के निर्देश के इंतजार में एयरपोर्ट पर टंगे बैठे थे। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि असल में वो दोनों इकट्ठे नहीं थे, कि असल में सिर्फ शुक्ला एयरपोर्ट पर था जबकि विशाल शिंदे होटल में था? शुक्ला ने ही बताया। बहुत स्टाइल से यूं बताया कि सुनने वाले को इस बाबत तो शक हो कि शिंदे पता नहीं अपने होटल के कमरे में था या नहीं, लेकिन वो खुद हर क्षण बड़ी मुस्तैदी से अपने बॉस के टेलीफोन कॉल का इंतजार करता एयरपोर्ट पर मौजूद था। हकीकत तो ये है कि चंद घंटों के लिए चुपचाप कहीं खिसक जाने की जो सुविधा विशाल शिंदे को उपलब्ध थी, वही सुविधा सचिन शुक्ला को भी उपलब्ध थी। प्रभु, दरअसल मैंने उसे मुझे शिंदे पर शक होने की पुड़िया इसलिए दी थी ताकि वो अपनी रात 10 बजे वाली टेलीफोन कॉल वाली बात से हिले, लेकिन वो पट्टा उस बात से तो टस से मस होकर नहीं दिया था। उस पर अड़े रहने की खातिर उसने तो शिंदे की वकालत तक करने की कोशिश की थी कि वो कातिल नहीं हो सकता था, जबकि उसे किसी और पर कातिल होने का शक होने से फायदा था। लेकिन ज़्यादा फायदा इस बात में था कि उस टेलीफोन कॉल के हवाले से ये बात स्थापित रहती कि हीरवानी 5 तारीख रात 10 बजे जिंदा था और उस घड़ी वो खुद हीरवानी से 80 मील दूर एयरपोर्ट पर था, जहाँ से कि और 15 मिनट बाद ही वो बम्बई की ओर उड़ चला था। एग्जैक्टली। यूं अगर ये बात खुल भी जाती कि कत्ल मंगलवार की सुबह नहीं सोमवार की शाम को हुआ था तो भी वो सेफ था, क्योंकि उसी की गवाही ये स्थापित करती कि सोमवार रात 10 बजे तक तो वो शर्तिया जिंदा था, क्योंकि उसने एयरपोर्ट पर उससे बात की थी। उस गवाही का उसे दोहरा फायदा था। एक तो उससे तफ्तीश करने वालों की ये गलत राय बनती कि कत्ल सोमवार रात 10-11 बजे से पहले हुआ नहीं हो सकता था, और दूसरे शुक्ला के पास उस वक्त की एलिबाई होती, क्योंकि तब तो वो सुंदरबन से लगभग 80 मील दूर राजनगर एयरपोर्ट पर था। इसी वजह से वो ये तक कबूलने को तैयार नहीं था कि वो फ़ोन कॉल हीरवानी की आवाज़ की नकल करके किसी और ने की हो सकती थी। उसे ये शक कैसे हुआ कि उसकी जालसाजी की पोल हीरवानी पर खुल गई थी? सक्सेना के पास आई हीरवानी की चिट्ठी से जाहिर होता है कि जालसाजी का शक उसे सबसे पहले अपने साले पर हुआ था। इस बात की भनक शुक्ला को किसी तरह लग गई होगी, या शायद हीरवानी ने खुद ही उसे ऐसा कोई इशारा दिया हो। आखिर वो शख्स हीरवानी का प्राइवेट सेक्रेटरी था। तब शुक्ला को एहसास हुआ होगा कि जब विशाल शिंदे बेगुनाह साबित होता तो वो आगे किसी और पर शक करता। आखिर जालसाजी तो हुई थी और वो किसी न किसी ने की भी थी, और शक के दायरे में आने वाला अगला ही शख्स शुक्ला हो सकता था। ऊपर से उसका माथा इस बात ने ठनकाया कि हीरवानी, जिसका कि फिशिंग सीजन शुरू होने से एक दिन पहले सुंदरबन जाना अपेक्षित था, 2 तारीख को ही राजनगर से चला गया। यूँ जो निगहबानी शुक्ला राजनगर में अपने बॉस की कर सकता था, उसकी गुंजाइश खत्म हो गई। तब उसे कॉटेज के टेलीफोन लाइन टैप करने का ख्याल आया। ये पता नहीं कि जिस केबिन को उसने लाइन टैप करने का अड्डा बनाया था उसकी उसे पहले से खबर थी या बाद में इत्तेफाक से लगी थी। दूसरी बात की ज़्यादा संभावना है, लाइन टैप करने के लिए कोई मुनासिब जगह की तलाश में वो लाइन के साथ साथ चल रहा होगा कि उसे वो केबिन दिखाई दे गया होगा। हो सकता है उसका कत्ल का इरादा तभी बन गया होगा। तैयारी तो उसने ज़रूर कर ली होगी। उसे लगता कि उसका मालिक उस पर शक नहीं कर रहा था तो वो इस इरादे से बाज भी आ सकता था। लेकिन सोमवार शाम 4 बजे जब उसने टेलीफोन पर हीरवानी का और कल्याण सक्सेना का वार्तालाप सुना तो उसे लगा कि उसका पुलंदा तो बनने ही वाला था। हीरवानी फ़ोन पर हैंडराइटिंग के जो नमूने डाक से भेजने की बात कर रहा था वो खुद शुक्ला के हैंडराइटिंग के नमूने हो सकते थे। उसे तत्काल वो नमूने पोस्ट होने से रोकना ज़रूरी लगने लगा। उसने फ़ोन फेंका और यूँ आनन फानन हीरवानी के कॉटेज की ओर भागा कि मेज़ पर पड़ा अपना सिगरेट तक उठाने का उसे ख्याल ना आया। आनन फानन वो कॉटेज पर पहुंचा जहाँ की हीरवानी कल्याण सक्सेना को चिट्ठी पोस्ट करने जाने की तैयारी कर ही रहा था। वहाँ उसने अपनी रिवॉल्वर से हीरवानी को कवर करके वहाँ उपलब्ध तमंचा अपने अधिकार में किया। उसी से उसे शूट किया, उसे वहीं फेंका और चिट्ठी हथिया ली। फिर उसे वहाँ मछलियाँ प्लांट करने का ख्याल आया, जिससे कि ये साबित होता कि कत्ल 6 तारीख को फिशिंग सीजन की शुरुआत के बाद हुआ था। वो हीरवानी का ही फिशिंग का सामान साथ लेकर नदी पर पहुंच गया, जहां से कि 6 बजे के बाद वो कॉटेज वापस लौटा। अगर 6 बजे तक कोई मछली उसके काबू में ना आई होती तो वो और इंतज़ार कर लेता। अब उसने कहा कि एयरपोर्ट पर उसके लिए हीरवानी की कॉल 10 बजे आई थी, तब वो कॉल 12 बजे आई बता देता।
1 बजे आई बता देता। बम्बई तो उसने जाना ही जाना था। उस ट्रिप का उसे हिरवानी से पहले से निर्देश था। उसने बम्बई पहुंचकर अपराजिता के लिए 25 लाख की रकम का इंतजाम करना था। उसने चालाकी ये की कि जिस यात्रा का अंतिम निर्देश उसे पहले ही मिल चुका था, उसकी बाबत उसने ये जाहिर किया कि वो निर्देश उसे हिरवानी ने रात 10 बजे एयरपोर्ट पर फ़ोन करके दिया था। आम धारणा यह है कि सिंगापुर से तलाक की बाबत अपराजिता की कॉल रिसीव कर चुकने के बाद हिरवानी ने शुक्ला को टेलीफोन पर बम्बई रवाना होने को कहा। लेकिन ऐसी कोई कॉल तो 4 बजे के बाद उस फ़ोन पर आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि फ़ोन खराब था और फ़ोन का मालिक मरा पड़ा था। एग्जैक्टली। वास्तव में हिरवानी की अपराजिता से सिंगापुर में बात दिन में ही हो चुकी थी और वो दिन में ही शुक्ला को बम्बई जाने के बाबत निर्देश दे चुका था। लेकिन शुक्ला अगर वहाँ लाइन टेप किए बैठा होता था तो हर वक्त नहीं, वहाँ टेप रिकॉर्डर की मौजूदगी ये बताती है कि हर वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं होता था। फिर तो ये ज़रूर संयोग था कि जब हिरवानी कल्याण सक्सेना से बात कर रहा था तब शुक्ला केबिन में मौजूद था। जाहिर है जैसे वो चिट्ठी रोकने के लिए उसने हिरवानी का कत्ल किया, वैसे क्या उन जाली चेकों को हासिल करने के लिए वो सक्सेना का भी कत्ल करता? मुझे उम्मीद नहीं। सक्सेना अपने क्लाइंट के निर्देश पर खाली चेकों की पड़ताल कर रहा था। जब निर्देश देने वाला ही ना रहता तो जाहिर है कि उस पड़ताल को वो बंद कर देता। सक्सेना एक बड़ा सिद्धांत प्रिय व्यक्ति है जो अपने कार्य की गोपनीयता की जी जान से रक्षा करता है। उसका इरादा उन कागजात को हिरवानी के वारिस को सौंपने का था। वो हतप्राण की बीवी को ज़्यादा स्वाभाविक वारिस मानता था। बीवी वो कागजात इसलिए हासिल करना चाहती थी क्योंकि वो अपने भाई को जालसाजी का दोषी समझती थी। वो कागजात अगर सक्सेना अपराजिता को सौंप देता तो निश्चय ही कागजात हाथ में आते ही अपराजिता उन्हें नष्ट कर देती। तब शुक्ला का काम अपने आप ही बन जाता। अपराजिता को कागजात सौंपता वो? मेरे ख्याल से मन तो बना लिया था उसने ऐसा। उसे ना सौंपता तो वो कागजात अशोक हिरवानी को सौंपता, लेकिन फिर ऐसा वो उसके कानूनी वारिस करार दिए जाने के बाद ही करता। तब पिता की तरह पुत्र भी उस जालसाजी की तह तक पहुंचने की कोशिश करता। ये ज़रूरी न था। सचिन शुक्ला जब से राजनगर से लौटा था साई की तरह अशोक के साथ लगा रहता था। सक्सेना कागजात को अशोक को सौंपने की कोशिश करता तो ये बात शुक्ला से छुपी न रहती। तब वो कागजात का पुलंदा बांधने की कोई जुगत कर लेता। सिर्फ कागजात का पुलंदा न बांध पाता तो फिर अशोक की भी खैर नहीं थी। सक्सेना, जिसे कि तुम बहुत सिद्धांत प्रिय व्यक्ति बताते हो, वो कागजात तुम्हें सौंपने के लिए कैसे तैयार हो गया? कहाँ तैयार हो गया? वो तो कागजात की बात तक नहीं करना चाहता था। पुट्ठे पर हाथ नहीं रखने दे रहा था पट्टा। लेकिन कागजात दिए तो फिर भी। हाँ, कैसे हासिल किए? उन्हें हासिल करने के लिए सुनील भाई मुल्तानी को अपना टॉप का सीक्रेट फार्मूला लगाना पड़ा था। कौन सा? माई बाप, आपको बता दूंगा तो वो सीक्रेट कैसे रहेगा? प्रभुदयाल ने घूर कर उसे देखा। सक्सेना से तो मिलना ही है आपने, उसी से पूछ लीजिएगा कि ये कागजात वो मुझे सौंपने को तैयार कैसे हो गया था। बात शुक्ला की हो रही थी। हाँ जी। केबिन में अपना टेलीफोन लाइन टेपिंग का साजो सामान पड़ा छोड़कर वो बम्बई क्यों भाग गया? ज़रूर उसके पास वहाँ लौटने का वक्त नहीं था। कत्ले के बाद मछलियाँ पकड़ने के कार्य ने ज़रूर उसका ज़रूरत से ज़्यादा वक्त ले लिया था। उसका जल्द अज जल्द एयरपोर्ट पहुँचना निहायत ज़रूरी था, क्योंकि उसने ये स्थापित करना था कि वो अपने बॉस के टेलीफोन इंस्ट्रक्शन के इंतज़ार में घंटों से एयरपोर्ट पर तैयार बैठा था। उसने विशाल सिंधे पर यह जाहिर किया हुआ था कि वो शुरू से ही एयरपोर्ट पर मौजूद था। उसके जल्द अज जल्द एयरपोर्ट पर ना पहुंचने से उसकी पोल खुल सकती थी। विशाल सिंधे ही किसी वजह से एयरपोर्ट पर उसे फ़ोन कर सकता था या खुद वहां पहुंच सकता था। आखिर एयरपोर्ट और वो होटल आमने सामने ही तो हैं। दूसरे उसे गारंटी होगी कि वो केबिन किसी की जानकारी में नहीं आने वाला था, इसलिए वहां अपने फिंगरप्रिंट्स की बाबत भी उसने कोई सावधानी ना बरती। जोरी उस रोज़ वहां खाली बैठा बोर हो रहा था और उसे नेचर कॉल सताने लगी थी, इसलिए वो खामखा केबिन की ओर वाली पगडंडी पर उतर गया था। वरना किसी को क्या पता लगना था उस केबिन का। शुक्ला कभी भी इत्मीनान के साथ वहां जाके अपना तामझाम वहां से समेट के ला सकता था। 7 तारीख को अपराजिता को रकम सौंप देने के बाद वो बम्बई में ही क्यों अटका रहा? क्योंकि उसकी स्टोरी ये थी कि उसके बॉस का उसे निर्देश था कि वो तभी वहाँ से लौटे जब वो टेलीफोन करके उसे लौट आने को कहे। इस स्टोरी की क्या ज़रूरत थी? बहुत ज़रूरत थी। ज़रूर वो जानता होगा कि लाश जल्दी बरामद हो जाने से पोस्टमार्टम द्वारा कत्ल के वक्त का काफ़ी हद तक एक्यूरेट अंदाज़ा लगाया जा सकता था। लाश जल्दी बरामद हो जाती तो फिर पोस्टमार्टम से ही मालूम हो पाता कि कत्ल 6 तारीख को नहीं 5 तारीख को हुआ था। यूँ उसकी ये एलिबाई तो भग से उड़ जाती कि कत्ल के वक्त वो बम्बई में था। उसका फ़ायदा इसी बात में था कि लाश ज़्यादा से ज़्यादा देर से बरामद हो। ऐसे तो लाश पता नहीं कब तक ना बरामद होती। उसे ऐसी नौबत आती दिखाई देती तो वो राजनगर अशोक को फ़ोन करता कि वो 1 हफ्ते से साहब के अगले हुक्म के इंतज़ार में बम्बई बैठा हुआ था और साहब का फ़ोन था कि आ नहीं रहा था। वो कॉटेज के फ़ोन पर कॉल लगाता था तो कोई जवाब नहीं मिलता था। उसे तो फिक्र हो रही थी। यूँ अशोक को वो ऐसा हड़का देता कि अशोक खुद फिक्रमंद हो उठता
और अपने पिता की खोज खबर लेने के लिए दौड़ा दौड़ा सुंदरबन जाता। तब लाश बरामद होती, अशोक फ़ोन पर उसे ऐसा बताता और वो राजनगर वापस लौटता। ओह, ये गौरतलब बात है कि अभी भी वो खुद ब खुद नहीं लौटा। अभी भी वो पुलिस से फ़ोन पर बात हो जाने के बाद पुलिस के बुलाए लौटा है। अपने मामूली फ़ायदे के लिए शांता रुआन से स्वर में बोली, इतने देवता पुरुष आदमी का खून कर दिया उस कमीने ने। भगवान करे उसकी आत्मा जहन्नुम की आग में झुलसेगी। सुनील बोला, लेकिन पहले शरीर फांसी के फंदे पर झूलेगा। मैंने ठीक कहा माई बाप? प्रभुदयाल ने सहमति में सिर हिलाया। मेरी दुनिया उजाड़ दी पापी ने, शांता सुबकती सी बोली। एक बात सुनिए, सुनील बोला, आप अभी भी कहती हैं कि हिरवानी साहब ने 8 तारीख को आपको इकबालपुर से चिट्ठी लिखी थी? हाँ, जबकि अब ये स्थापित हो चुका है कि वो तो 5 तारीख की शाम को ही इस दुनिया से कूच कर चुके थे। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो चिट्ठी यकीनन उनकी लिखी हुई थी। उस पर 8 नवंबर की तारीख थी और वो इकबालपुर से आई थी, जहाँ की रविवार 4 नवंबर को आप उनके साथ थी। हाँ, और सोमवार 5 नवंबर की शाम को आप यहाँ वापस लौटी थी। हाँ, पहले भी कहा मैंने। फिर तो वो सुंदरबन कत्ल होने के लिए ही लौटे। वो खामोश रही। एक बात और भी है यूं ही हैरान करने वाली। क्या? हिरवानी साहब की एक वसीयत प्रकाश में आई है। उस पर बड़ी तारीख ये बताती है कि वो वसीयत उन्होंने आपसे शादी के बाद की थी। तो क्या हुआ? उसमें आपका जिक्र नहीं है। क्या होना चाहिए था? ज़रूर होना चाहिए था। आखिर आप उनकी पत्नी थी। जब उनके बाकी रिश्तेदारों का वसीयत में जिक्र था तो आपका भी होना चाहिए था। उन्हें पता था कि मुझे दौलत की चाह नहीं थी। शांता जी, पत्नी का आदर्श अपनी जगह होता है, पति का फ़र्ज अपनी जगह होता है, और फिर वसीयत भविष्य के लिए होती है। उस वक्त के लिए होती है जबकि पत्नी के सिर से पति का साया उठ जाता है। दौलत की बाबत आपके कुछ भी ख्यालात रहे हों, उन्हें तो अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए था। अपने और प्रियजनों के लिए भी तो निभाया। अपने बेटे के लिए, ऐसी बीवी के लिए जिससे वो तलाक हासिल कर रहे थे, और तो और ऐसे भाई के लिए जिसकी बंजारा ज़िंदगी में दौलत का कोई रोल ही नहीं। हिरवानी ने, प्रभुदयाल बोला, अपनी पहली बीवी से तलाक फाइनल होने से पहले इनसे शादी कर ली थी। अपनी इनसे शादी को लीगल बनाने के लिए ज़रूर वो एक बार फिर शादी की रस्मों में से गुजरता। उसका तब नई वसीयत करने का इरादा होगा। अगर ऐसा इरादा उसका था तो उसे वो वसीयत करने की जल्दी क्या थी जो कि उसने की है? तब उसे अपनी मौत का इल्म थोड़ी ही था। दुरुस्त, लेकिन कोई भी ये सोच के वसीयत नहीं करता कि वो मरने वाला है। वसीयत एक सावधानी भरा कदम होता है जो कि दौलतमंद शख्स बिना इस बात को विचार में लाए उठाता है कि उसने कल मर जाना है या 20 साल बाद। इस लिहाज से ये बात हजम होने वाली नहीं लगती कि वो वसीयत लिखते वक्त हिरवानी साहब को अपनी नवविवाहिता पत्नी की याद ना आई, या उन्होंने जानबूझकर इनके हक को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने मेरे किसी हक को नज़रअंदाज नहीं किया, शांता बोली। मेरी दौलत उनका प्यार था जो मुझे बेतहासा हासिल हो रहा था। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। प्रभुदयाल ने झपटकर फ़ोन उठाया। हवलदार साहब, सुनील परे बैठे ज्ञानचंद से बोला, अभी कागजी कार्यवाही मुकम्मल होने में कितनी देर है? बस मुकम्मल है जनाब, ज्ञानचंद बोला और एक फ़ाइल संभाले कृपाराम के समीप पहुंचा। उसने फ़ाइल कृपाराम को सौंप दी। कृपाराम ने फ़ाइल का सरसरी तौर से मुआयना किया और फिर उसे शांता के सामने रख दिया। इसे पढ़ लो, कृपाराम बोला, और फिर नीचे साइन कर दो। दरोगा जी कुछ गलत नहीं लिखवाएंगे, सुनील बोला, तुम बस साइन कर दो, तुम्हें जल्दी है। किस बात की? शांता तनिक सकपकाए स्वर में बोली। इकबालपुर जाने की। इस वक्त? हाँ, लेकिन इतनी दूर? ज़रूरी है, कार पर चलेंगे, मैं लेके चलूँगा। इस केस का एक पहलू ऐसा है जिस पर कोई रोशनी इकबालपुर में ही पड़ सकती है, लेकिन ये न भूलो कि एक बार रिहा होने के बाद तुम फिर भी गिरफ्तार हो सकती हो। फिर भी? हाँ, तभी तो मैं कहता हूँ कि केस के हर पहलू पर रोशनी पड़नी चाहिए। वहाँ जाकर मुझे करना क्या होगा, रास्ते में बताऊँगा। दस्तखत घसीटो और चलो। शांता ने सहमति में सिर हिलाया। सुनील उठ खड़ा हुआ। प्रभुदयाल ने फ़ोन से निगाह उठाई। कल सुबह आपके ऑफिस में हाजिर होऊंगा, सुनील बोला, तभी मालूम करूंगा कि सचिन शुक्ला का क्या हुआ। प्रभुदयाल ने सहमति में सिर हिलाया। 5 घंटे की लंबे ड्राइव के बाद सुनील, अर्जुन और शांता इकबालपुर पहुंचे। वो होटल किधर है? सुनील बोला, जहां 4 तारीख को आप अपने पति के साथ ठहरी थी। शांता रास्ता बताने लगी। उसके निर्देश पर कार चलाते हुए सुनील एक होटल के सामने पहुंचा। यह है वो होटल? उसने पूछा। हाँ, शांता बोली। कमरा नंबर याद है? हाँ, 212। अर्जुन, सुनील अर्जुन की ओर घूमा। भीतर जा और मालूम करके आ कि क्या 212 नंबर खाली कमरा है। अर्जुन सहमति में सिर हिलाता हुआ कार से बाहर निकला। सुनील ने अपना लक्की स्ट्राइक का पैकेट निकाला। अगर वो बोला, इजाज़त हो तो? हाँ हाँ, शौक से, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, शुक्रिया। सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया। राजनगर में वो ढेर सारा धुआं उगलता हुआ बोला,
मेरी तुम्हारे से हुई मुलाकात की बात खूब छुपाई तुमने प्रभुदयाल से, बुलंदा बांध के रख दिया उसका। वो केवल मुस्कुराई। बहरहाल मेरी खातिर झूठ बोलने का शुक्रिया। तुमने जो मेरी खातिर इतना कुछ किया उसका शुक्रिया मैं कैसे अदा कर पाऊंगी? वैसे ही जैसे मैंने किया। कहिए शुक्रिया। फिर भी दिल ना भरे तो कहिए नवाजिश, मेहरबानी, धन्यवाद, थैंक्स। तुम वो भावुक हो उठी, बहुत अच्छे हो, नेक, शरीफ, दयावान, दूसरे के दुख तकलीफ से द्रवित होने वाले। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें अंडरडॉग का हमदर्द बताया था और अंडरडॉग के लिए फाइट करना तुम्हारी जिंदगी का मकसद बताया था। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि ये जज्बा तुम्हारे दिल में हमेशा बरकरार रहे। तभी अर्जुन लौटा। वो कमरा, उसने बताया, खाली नहीं है उसमें। गुड, सुनील जल्दी से बोला। आइए। वो और शांता कार से बाहर निकले। तीनों होटल में दाखिल हुए और सीढ़ियों के रास्ते दूसरी मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 212 के सामने पहुंचे। यही है वो कमरा। सुनील कमरे के बंद दरवाजे की ओर इशारा करता हुआ धीरे से बोला। शांता ने सहमति में सिर हिलाया। सुनील ने दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से दरवाजे की ओर बढ़ते कदमों की आवाज आई। शांता, सुनील फुसफुसाया, दिल मजबूत कर लो और एक भारी शौक के लिए तैयार हो जाओ। दरवाजा खुला। चौखट पर एक उम्रदराज लेकिन आकर्षक बलिष्ठ व्यक्ति प्रकट हुआ। उस पर निगाह पड़ते ही शांता के नेत्र फैल गए। उसके मुंह से घुटी हुई चीख निकल गई। उसके पांव लड़खड़ाए। संभल के, सुनील बोला, संभल के। आप? शांता बड़ी मुश्किल से बोल पाई। आप? शांता, वो शख्स बोला, तुम यहाँ इतनी रात गए? खैरियत तो है? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? तुम्हारी सूरत से तो ऐसा लग रहा है जैसे भूत देख लिया हो। क्या हुआ? शांता दौड़कर उससे लिपट गई। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी और कंठ से हिचकियां निकल रही थी। मैंने आज ही तुम्हें चिट्ठी डाली है, वो शांता की पीठ थपथपाता हुआ बोला। दुकान का सौदा हो गया है। आप? सुनील बोला। जामनलाल गुलाबराय हिरवानी है? हाँ, वो बोला। आपकी तारीफ जितनी की जाए कम है। ये काम भीतर बैठ के करे तो कैसा रहे? उसने शांता को अपने से अलग किया और दरवाजे से हटा। वेटर कॉफी सर्व कर गया। शांता पलंग पर अपने पति के साथ सट के बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर बड़े मधुर भाव थे। उसका हाथ उसके पति के हाथ में था, जो कि अपने भाई के कत्ल की खबर सुनकर बहुत संजीदा हो गया था। सुनील ने नोट किया कि जुड़वों जैसी शकल तो उसकी लालचंद हिरवानी से नहीं मिलती थी। अलबत्ता पारिवारिक समानता दोनों की सूरतों में बहुत ज़्यादा थी। कत्ल की खबर के साथ अखबारों में हिरवानी की जो पुरानी तस्वीर छपी थी, उससे तो सामने बैठे व्यक्ति की सूरत बहुत मिलती थी। सुनील उसे कत्ल का सारा वाकया सुना चुका था और बता चुका था कि कैसे अपने भाई का काफ़ी हद तक हमशक्ल होने की वजह से शांता ये समझ बैठी थी कि उसी का कत्ल हो गया था। पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है, वो बोला, कि लोगों ने मुझे मेरा बड़ा भाई समझा। नाम क्यों तब्दील किया? सुनील बोला। तब्दील कहाँ किया? गुलाब राय भी तो मेरे नाम का हिस्सा है। उसको क्यों तरजीह दी? क्योंकि जामनलाल हिरवानी नाम सुनते ही लोग मेरा रिश्ता मेरे मल्टी मिलियनर भाई से जोड़ने लगते थे। लालचंद इंडस्ट्रीज के मालिक का भाई था। करोड़पति सेठ हिरवानी का भाई के तौर पर मुझे अपना जिक्र पसंद नहीं आता था। मेरा लाइफस्टाइल, जिंदगी की बाबत मेरा नज़रिया सब मेरे भाई से बहुत जुदा था। उसका धर्म बन गया था ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, जबकि मैं दौलत को अपना माई बाप अपने पाँव की बेड़ी बनाने को तैयार नहीं था। मैंने सारी उम्र आज़ाद पंछी की तरह गुजारी। वो हमेशा सांसारिक तृष्णाओं का गुलाम बना रहा। अलबत्ता पिछले 2-3 सालों से तो उसे एहसास होने लगा था कि दौलत के पीछे भागने में कुछ नहीं रखा था। आदमजात कितनी मर्जी दौलत कमा ले, खाना 2 टाइम ही खा सकता था, कपड़े एक जोड़ी ही पहन सकता था। ढलती उम्र में जैसे आपका असर उन पर हुआ, उनका कोई असर आप पर नहीं हुआ। तभी तो उसने मुस्कुराकर शांता की ओर देखा। शादी कर ली, गृहस्थी के लिए रिजक कमाने के वास्ते यहाँ दुकान का जुगाड़ कर लिया। ये रिजक वाला काम आपका शौक या सगल रहे तो रहे, ज़रूरत तो अब नहीं रहेगी। क्या मतलब? आपके भाई साहब अपनी वसीयत में अपने बेटे को और आपको अपनी सारी संपत्ति का बराबर का वारिस बना गए हैं। ओह, इतनी दौलत मेरे किस काम की? उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। हमारे किस काम की? दौलत से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, शांता बोली। लेकिन उससे खुशियाँ बांटी जा सकती है, सुनील बोला। उसे ठुकराने की जगह स्वीकार करके किसी सत्कार्य में लगाएंगे तो कईयों का भला होगा। वो कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने बड़ी संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया। हिरवानी साहब को आपकी शादी की खबर थी? सुनील ने पूछा। हाँ, हनीमून उसके सुंदरबन वाले कॉटेज में मनाने का आइडिया उसी ने तो दिया था मुझे। उसने मुझे कॉटेज की चाबी दी थी और कहा था कि मैं जब चाहूँ वहाँ जा सकता था। शांता से म्यूजियम वाला तमंचा आपने अपने भाई के लिए मंगवाया था? हाँ, उसने मुझे बताया था कि कोई घर का आदमी या कोई विश्वास पात्र कर्मचारी उसके दस्तखतों की नकल करके बैंक से पैसा निकलवा रहा था
और वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि जाली चेक चलाने वाला वो जालसाज कौन था। तब मैंने अंदेशा जाहिर किया था कि ऐसा आदमी तो अपना गबन छुपाने के लिए उसका खून कर सकता था। उसने बात हंस के उड़ा दी थी। मैंने इस बात से भी उसे खौफजदा करने की कोशिश की थी कि वो सुंदरवन वाले अपने कॉटेज में अकेला रहता था, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं था कि वो जालसाज उसकी जान लेने का हौसला कर सकता था। बड़ी मुश्किल से मैं उसे वो तमंचा अपने पास रख लेने के लिए ये कहकर राजी कर पाया था कि जब वो कॉटेज छोड़े तो तमंचा लौटा दे। ज़रूर इसलिए उन्होंने तमंचे में मौजूद 2 गोलियों के अलावा और गोलियां लेने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उन्हें तो उनके भी इस्तेमाल में आने की उम्मीद नहीं थी। यही बात रही होगी। अगर उसने मेरी बात को गंभीरता से लिया होता तो कॉटेज में उसकी जगह उसका हत्यारा मरा पड़ा होता। तब तो शायद वो कॉटेज में रहते ही नहीं, रहते तो अकेले ना रहते। हाँ शायद। सुनील ने कॉफ़ी का कप मेज़ पर रखा और उठ खड़ा हुआ। तो हमें इजाज़त दीजिए, वो बोला। वापस अभी जाओगे? इरादा तो है। गलती करोगे, काया को उतना ही कष्ट देना चाहिए जितना कि ज़रूरी हो। सारी रात ड्राइव करोगे तो कहीं जाकर राजनगर पहुंचोगे। मेरी राय में यहाँ एक कमरा लो और आराम करो। सुबह राजनगर के लिए निकलना, साथ में हमें भी लेके चलना। मेरा भाई मर गया, ऐसी घड़ी में मुझे अशोक के करीब होना चाहिए। ठीक है, सुनील सहमति में सिर हिलाता हुआ बोला। सचिन शुक्ला की गिरफ्तारी केवल इसलिए संभव हो पाई क्योंकि जौहरी उसके पीछे लगा हुआ था। वो यूथ क्लब से 15,000 रुपये कल्याण सक्सेना को देने के लिए रवाना हुआ था, लेकिन उसने मैजेस्टिक सर्कल की ओर का रुख तक नहीं किया था और सीधा रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था, जहां से वो ट्रेन पर बंबई भाग निकलना चाहता था। पुलिस ने उसे चलने को तत्पर ट्रेन में से उतारकर गिरफ्तार किया। सुंदरवन वाले केबिन में से, जिसे कि सचिन शुक्ला ने हिरवानी की लाइन टेप करके रखने के लिए अपना अड्डा बनाया हुआ था, पुलिस ने जो फिंगरप्रिंट्स उठाए थे वो सब सचिन शुक्ला के ही निकले। कल्याण सक्सेना ने, पुलिस के अपने एक्सपर्ट ने भी इस बात की तस्दीक की कि जाली चेकों के पीछे के हस्ताक्षर और तीनों चेकों पर उन पार्टियों के नाम जिन्हें कि चेक जारी किए गए थे शुक्ला की हैंडराइटिंग में थे। अपराजिता अपने भाई के साथ राजनगर से ऐसी गायब हुई कि दोबारा कभी दिखाई न दी। अशोक हिरवानी ने खुशी खुशी रमाकांत को 50,000 रुपये सौंप दिए। झामनलाल गुलाबराय हिरवानी ने इकबालपुर में बसने का इरादा छोड़ दिया। उसने शांता की नौकरी छुड़वा दी और वो दोनों अशोक के साथ राजनगर रहने लगे, जिसका मतलब था कि आखिरकार मायाजाल ने उसे जकड़ ही लिया। हिरवानी के कत्ल के केस का प्रामाणिक विवरण केवल ब्लास्ट में छपा। समाप्त। तो दोस्तों, ये था प्राइम सस्पेक्ट नॉवल का आखिरी भाग। ये रोमांचक सस्पेंस से भरा हुआ नॉवल आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।